नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल अपडेट योर ब्रेन पर। देश भर में लॉकडाउन का दूसरा फेज, जिसे हम लॉकडाउन 2.0 भी कह सकते हैं, इन दिनों जारी है। आप सभी लोग और मैं भी वर्क फ्रॉम होम या वर्क एट होम के दौर से गुजर रहे हैं। इस बीच मेरा मकसद कोरोना की खबरों के बाढ़ के बीच कुछ अलग हटकर पॉजिटिव और रोचक खबरों का ये सेकंड कैप्सूल आपके बीच लाना है। इसी इरादे से मैंने ये वीडियो बनाया है। इसे आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। मुझे विश्वास है कि आपको अच्छा लगेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कोरोना के मामले बढ़ने के साथ ही इसके इलाज के तरीके भी खोजे जा रहे हैं। ऐसा ही एक तरीका है प्लाज्मा ट्रीटमेंट। ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने इस ट्रीटमेंट को ग्रीन सिग्नल भी दे दिया है। लेकिन क्या है प्लाज्मा थेरेपी? चलिए इसे थोड़ा समझ लेते हैं। जब किसी आदमी को इन्फेक्शन होता है तो उसके शरीर में इन्फेक्शन फैलाने वाले वायरस या बैक्टीरिया के खिलाफ एंटीबॉडी बनने लगती है। ये एंटीबॉडी उस इन्फेक्शन से लड़ती है और शरीर को रोग मुक्त बनाती है। डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना वायरस से संक्रमित जो लोग ठीक हो रहे हैं उनके शरीर से प्लाज्मा में कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बन रही है। अब ये एंटीबॉडी नए मरीजों के इलाज में काम लाई जा सकती है। इसलिए जो लोग कोविड बीमारी से उबर चुके हैं वे प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। प्लाज्मा खून का ही एक कंपोनेंट है। डॉक्टरों का कहना है कि इसके लिए कोविड को हराने वाले व्यक्ति के ब्लड से प्लाज्मा निकालकर कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति में ट्रांसफर किया जाएगा। उम्मीद है कि ट्रांसफर के बाद ये प्लाज्मा नए व्यक्ति के शरीर में वायरस से लड़ेगा और उन्हें रोगमुक्त करेगा। एक व्यक्ति से मिले प्लाज्मा से कम 2 और अधिक से अधिक 5 लोगों का इलाज किया जा सकता है। प्लाज्मा थेरेपी अभी रिसर्च के स्तर पर ही है, फिर भी इसकी अनुमति दी जा चुकी है। इसलिए अब प्लाज्मा डोनर्स भी सामने आने लगे हैं। 24 साल की स्मृति ठक्कर गुजरात से पहली प्लाज्मा डोनर बनी। वो कुछ दिन पहले ही कोरोना डिसीज से ठीक हुई थी। उन्होंने प्लाज्मा डोनेट कर दिया है। स्मृति पेरिस से लौटने के बाद कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। बीमारी से उबरने के बाद अस्पताल ने उनसे प्लाज्मा के लिए सहमति मांगी थी। माता पिता से बात करने के बाद स्मृति ने हाँ कर दी और उसके बाद ब्लड डोनेट किया। यहाँ आपको बता दें कि इंसान के खून में मुख्यतः 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक सेल यानी कोशिका और दूसरा प्लाज्मा जो फ्लूइड होता है। सेल 3 तरह के होते हैं, WBC, RBC और प्लेटलेट्स। इन तीनों कणों को इधर से उधर शरीर में ले जाने का काम प्लाज्मा ही करता है। जब भी कोई बीमारी शरीर पर हमला करती है तो प्लाज्मा में एक तरह का प्रोटीन जमा होता है। ये प्रोटीन ही एंटीबॉडी कहलाता है। लॉकडाउन के बीच एक अच्छी खबर ये आई है कि फ्रांस की IT कंपनी कैपजेमिनी ने अपने कर्मचारियों का मनोबल और विश्वास बढ़ाने के लिए शानदार सैलरी हाइक का ऐलान किया है। इस फ्रेंच कंपनी में कुल 2 लाख एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, जिनमें से 1,20,000 एम्प्लॉयज़ भारत में काम करते हैं। भारत में काम करने वाले 70% एम्प्लॉयज़ को हाई सिंगल डिजिट हाइक मिला है। मतलब 84,000 एम्प्लॉयज़ की सैलरी में इजाफा हुआ है। सैलरी में बढ़ोतरी 1 अप्रैल 2020 से लागू की गई है। अगर कंपनी का कोई एम्प्लॉय लॉकडाउन में कहीं फंस गया है तो एकोमोडेशन के रूप में उसे 10,000 रुपये कैश अलग से मिलेंगे।
मंदी के कारण आईटी कंपनियों के पास प्रोजेक्ट नहीं आ रहे हैं, लेकिन फ्रेंच कंपनी कैपजेमिनी ने कहा है कि जिन एम्प्लॉयज़ के पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है उन्हें भी सैलरी मिलती रहेगी। कोरोना से उपजी महामारी ने इंसानी जीवन पर ही संकट पैदा नहीं किया है, बल्कि डिक्शनरी तक को भी बदल दिया है। इस महामारी ने बहुत सारे नए शब्द भी पैदा किए हैं। मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने अपने इतिहास का सबसे तेज अपडेट किया है, जबकि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने भी तिमाही अपडेट का इंतजार किए बिना कोरोना वायरस से जुड़े 14 नए शब्द जोड़े हैं। मरियम वेबस्टर डिक्शनरी में शब्दों को तेजी से शामिल किए जाने का ये दूसरा मामला है। पिछली बार वर्ष 1984 में ऐसा हुआ था, जब एड्स की बीमारी ने दुनिया को हिला दिया था। वैसे तो किसी नए शब्द को डिक्शनरी में शामिल करने के लिए एक कड़े मापदंड से गुजरना पड़ता है। वो मापदंड है उस शब्द का करीब 1 दशक यानी लगभग 10 साल तक चलन में रहना। लेकिन जब एड्स की महामारी आई तो पूरी दुनिया में उसका बहुत ज़्यादा खौफ था और इस सूचना को विश्व स्तर पर फैलाना भी बहुत ज़रूरी था। तब पहली बार एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए इस शब्दकोश में कई नए शब्द जोड़े गए। कोरोना महामारी से जुड़े हुए करीब 1 दर्जन शब्द सिर्फ 34 दिनों के अंदर यहाँ आ पहुँचे हैं। जो नई एंट्रीज हैं वो कुछ इस प्रकार हैं: कोरोना वायरस डिसीज 2019, कोविड-19, कम्युनिटी स्प्रेड, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, सुपर स्प्रेडर, इंडेक्स केस, इंडेक्स पेशेंट, पेशेंट ज़ीरो और सेल्फ क्वारंटीन। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में भी जोड़े गए नए शब्द कुछ इस तरह से हैं: कोविड-19, सोशल डिस्टेंसिंग, सेल्फ क्वारंटीन, एल्बो बम्प, टू फ्लैटन द कर्व, इन्फोडेमिक, PPE, R नॉट, सेल्फ आइसोलेट, शेल्टर इन प्लेस, सोशल आइसोलेशन और WFH यानी वर्क फ्रॉम होम। यहाँ आपको बता दें कि इंडेक्स केस पहले केस को कहते हैं, इंडेक्स पेशेंट पहले रोगी को कहते हैं, जबकि मूल रोगी पेशेंट ज़ीरो कहलाता है। एल्बो बम्प का अर्थ हुआ कोहनी का उभार, जबकि इन्फोडेमिक कहलाती है सूचना महामारी। इन्फोडेमिक उस स्थिति को कहते हैं जब किसी प्रॉब्लम पर इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन की बाढ़ आ जाए कि किसी नतीजे पर पहुंचना मुश्किल हो जाए, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना ही मुश्किल हो जाए। इसी साल फरवरी 2020 में WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पहली बार इन्फोडेमिक टर्म का इस्तेमाल किया। कोविड केस में मोस्टली फॉल्स इंफॉर्मेशन को रेफर और ट्रैक करने के लिए। इसी तरह R नॉट टर्म का इस्तेमाल किसी एक संक्रमित से संक्रमण पाने वाले लोगों की औसत संख्या को बताने के लिए किया जाता है। इसे एक एग्जाम्पल से इस तरह समझ सकते हैं: अगर किसी बीमारी का R नॉट वैल्यू 18 है तो उस बीमारी से संक्रमित एक इंसान औसतन 18 लोगों में बीमारी फैला सकता है। कुछ दिन पहले किए गए एक रिसर्च में कोविड-19 का R नॉट वैल्यू 5.7 बताया गया था। हालांकि ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, क्योंकि कोविड-19 का केस एक डायनामिक केस है। हाँ, ये बता दें कि अगर R नॉट वैल्यू 5.7 आया था, इसका मतलब होता है कि इस महामारी से ग्रस्त एक इंसान 5 से 6 लोगों के बीच ये बीमारी औसतन फैला सकता है। पर कोविड का केस डायनामिक होने की वजह से हर रोज नई बातें आ रही हैं और ये R नॉट वैल्यू चेंज भी हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि 100 साल पहले कोरोना की तरह स्पेनिश फ्लू ने भी भारत में कोहराम मचाया था? 100 साल पहले यानी 1920
ये वो समय था जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था और स्पेनिश फ्लू का दंश महामारी बनकर उभरा था। एक तरफ वर्ल्ड वॉर खत्म होने की खुशी थी, तो दूसरी तरफ एवियन इन्फ्लुएंजा, जिसे भारत में बर्ड फ्लू के नाम से जानते हैं, उसके खतरनाक वायरस का प्रकोप शुरू हो गया था। यह प्रकोप सबसे पहले स्पेन से शुरू हुआ और फिर वर्ल्ड वॉर की वजह से पूरी दुनिया में फैल गया था। भारत में इस बीमारी को वो सैनिक लेकर आए जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ाई लड़ने गए थे। सबसे पहले इस वायरस से संक्रमित मरीज मुंबई प्रेसिडेंसी में मिला, जो एक सैनिक था। उस वक्त वायरस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी और डॉक्टरों को पता नहीं था कि लोगों का इलाज कैसे किया जाए। वायरस से बचने के लिए क्वारंटीन करने, खुद को आइसोलेशन में रखने और सैनिटाइजेशन के अलावा कोई उपाय नहीं था। बीमार हो रहे लोगों को नमक के पानी से गरारे करने और क्वारंटीन की सलाह दी गई थी। दुनिया को इस महामारी से बचाने के लिए आज की तरह ही लॉकडाउन किया गया था। तमाम स्कूल, चर्च और सार्वजनिक स्थानों पर ताले लगा दिए गए थे। कई संवेदनशील शहरों को लॉक कर दिया गया था। हालांकि उस वक्त की सरकार के पास निर्णय लेने का ज्यादा अधिकार नहीं था। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत भारत का शासन पूरी तरह से ब्रिटिश पार्लियामेंट के इशारों पर चल रहा था। जिस तरह कोरोना का इलाज करने वाले डॉक्टर आज संक्रमित हो रहे हैं, उस वक्त भी उसी तरह से खबरें आई थीं कि मदद करने वाली नर्सेस खुद फ्लू का शिकार बन गई थीं। उस समय के तमाम अखबारों में विज्ञापन देकर स्वच्छता के लिए हाथ धोना सिखाया गया था। अखबारों में हाथ धोने के विज्ञापन दिए गए थे। सड़कों पर पोस्टर लगाकर बताया गया था कि वायरस से कैसे बचें। महामारी की यही स्थिति आज फिर कोविड-19 में है। तो ये था मेरा आज का वीडियो कैप्सूल। रोचक खबरों का ये पुलिंदा आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए। अगर आपका मेरे अगले वीडियो के लिए टॉपिक को लेकर कोई सुझाव हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।